तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग। तुझे बेचने आए हैं ये पूंजी के चोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। आज मिलते हैं वाह रे बचपन के संपादक और साहित्यकार डॉक्टर अतुल शर्मा जी नमस्कार, से। एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। महान साहित्यकार और जन सरोकारों से जुड़े हुए जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका चर्चित उपन्यास है जवाब दावा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो एक आदमी जो कचहरी के बारे में नहीं जानता है और वो पहले दिन कचहरी में जाता है और किस तरह से वो रहता है पूरे समय तक, ये मैं ही नहीं, एक आम आदमी का भी की बात थी। उस पर एक उपन्यास मेरा आया था, जवाब दावा। तो मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मैं उसको लिखता हूँ। आज भी मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको लगातार लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें से मैं कैसे निकल रहा हूँ, शायद मेरी स्थिति में अगर कोई आदमी आया कि मैं आम आदमी हूँ मैं, तो उसमें से वो कैसे उस संघर्ष करके निकलेगा, शायद उसमें से उसको रास्ते मिल जाए। बहुत कठिन होता है, बहुत त्रासद होता है, बहुत तकलीफ़ देने वाला होता है, लेकिन उसमें से हम जो रास्ते निकलते हैं उसको हम लिख के इसलिए रख रहे हैं, इसलिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं, शायद वो रास्ते किसी अच्छा, काम। पर्यावरण के क्षेत्र में भी जो है जल जंगल ज़मीन के आंदोलन में भी आपने जो है बहुत सारे पर्यावरणविदों के साथ जो है काम किया है बचपन से ही। जी हाँ, मुझे चिपको आंदोलन में जन जागरण का 90% काम लोक कवि घनश्याम सैलानी जी ने किया। और उसके बाद हेम्बल घाटी में जितने लोग थे, प्रताप शिखर थे, कुंवर प्रसून थे, और हमारे धूम सिंह नेगी जी हैं, विजय जरधारी जी हैं, ये सब लोग जुड़े ही रहे एक तरह से। पर घनश्याम सैलानी जी से एक बात मैंने सीखी थी कि जो भाषण हैं उनसे उतना असर नहीं पड़ता है जितना गीतों से पड़ता है। साहित्य, कला, संस्कृति आपको ज़्यादा मुखर करती है और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है, उसमें गीत भी हैं। तो वहाँ से मुझे अच्छा लगा वो, और समय बदलता चला गया, और उत्तराखंड में एक अभियान शुरू हुआ जिसे नदी बचाओ अभियान के नाम से जाना गया। जो कौसानी से राधा भट्ट ने एक पद यात्रा की शुरुआत की, उसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब उसमें हम बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन उत्तरकाशी से भी थे, और लोग बहुत सारे लोग थे, रंजन थे और मनोज भाई थे और बहुत लोग थे। तो उनके साथ एक हमने अभियान में सांस्कृतिक स्तर पे काम करना शुरू किया और एक नुक्कड़ नाटक की टीम बनाई। वो नुक्कड़ नाटक मेरा ही लिखा हुआ था और मैंने उनको तैयार करवाया था, और वो मोरी से लेकर कौसानी तक पूरी जगह वो खेला गया। उस समय जो 2-3 गीत मैंने लिखे थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों के काम आए हैं। चाहे वो राजेंद्र सिंह हों, वो गंगा सागर में उसको गा रहे हों, चाहे वो मेरा पाटकर हों, वो अपने अभियान में, अपने आंदोलन में उसे गा रही हों। उस गीत की 2-1 पंक्तियाँ मैं सुनाने की इच्छा हो रही है। बल्कि मुझसे अच्छा और ग्रुप्स गाते हैं इसको, फिर भी। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग। तुझे बेचने आए हैं ये पूंजी के चोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तो खुद प्यासी है।
ये गाते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ जगदीश भाई। सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। 50-60 का देहरादून और आज का देहरादून ऐसा हो गया जैसे कि आज मैं अगर 50-60 साल पहले कहता कि आज का देहरादून ऐसा हो जाएगा तो लोग कल्पना समझते हैं, लेकिन आज मैं अगर कहता हूँ कि 50-60 का देहरादून ऐसा था तो आज के लोग कल्पना समझ रहे हैं। मैंने देहरादून को उस रूप में देखा है जब यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, मकानों में, कोठियों में दीवारें नहीं होती थी, बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, झाड़ियाँ होती थी, बहुत थिक झाड़ियाँ होती थी। और चाहे वो एम.एन. रॉय की कोठी हो, चाहे मदन प्रताप जी की कोठी हो, बड़े बड़े लोग रहे हैं यहाँ, चाहे ज़ोहरा सहगल की कोठी हो, कहीं भी हो, लेकिन मैंने झाड़ियाँ देखी, बाउंड्री वॉल नहीं देखी। और उसी के पास नहरें देखी। ये शहर नहरों का शहर था और हमारे घर के सामने भी नहर बहती थी और एक ईस्ट कैनाल रूट होती थी जो कि ढक दी गई है। वो नहर ऐसी थी कि जहाँ बैठ के हम लोग जब बचपन में काफ़ी दूर तक बहते हुए चले जाते थे। बहता हुआ पानी इतना अच्छा लगता था, इस पूरी दून घाटी को बड़ा पानीदार बनाता था वो। आसपास की नदियाँ बहुत बड़ी थी। और आपको एक और आश्चर्यजनक बात बता सकता हूँ मैं कि मैंने ये पलटन बाज़ार के पीछे एक नहर जाती थी, यहाँ आज भी एक मोहल्ले का नाम नहरों वाली गली कहते हैं। हाँ जी, वो शहंशाही आश्रम से निकलती थी और जो दरबार साहब है उसके जो वो तालाब है उसमें विसर्जित होती थी। और कहते हैं कि करुणावती, रानी करुणावती ने ये बनाई थी नहर, उस काल में बनी थी। तो नहरों का शहर था ये। और आसपास के जो देहात थे वो बहुत समृद्ध थे, उनके खेत, बासमती चावल, आम के बाग। मैंने जगदीश भाई कभी अपने जीवन में जो हमारा बचपन रहा है, युवावस्था तक खरीद के फल नहीं खाए। मेरा कंसेप्ट ही नहीं था कि खरीद के फल खाए जाएं। आज के समय में कहीं बच्चे मानने को तैयार नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। पता चला बद्रीपुर से ताई जी, लज्जा रानी चौधरी जी वो लीची ले आ रही हैं, बाला से मौसी जी जो हैं वो आम ले आ रही हैं। यानी ये कंसेप्ट रहता था। एक शहीद खड़क बहादुर हैं, उनकी माता जी थी तुलसा देवी जी, वो हमारे यहाँ बहुत आती थी। तो वो नेहरू ग्राम से जो भी फल लिया वो मौसम अगर ले आई। तो हमारा कंसेप्ट नहीं था कि हमने खरीद के फल खाए। आवागमन का साधन था वो प्रदूषण रहित था, वो थे तांगे यहाँ की मुख्य सवारी हुआ करती है, या बैलगाड़ी। और तांगे का कि मेरा ऐसा अनुभव है तांगों को लेके, बहुत अनुभव है कि उस सिर्फ तांगों को लेके अनुभव पर ही मेरी एक किताब आ सकती है, इतना अनुभव। एक मैं उसमें शेयर करूँ आपसे कि जब कोई स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उतरता था और ये कहता था कि मुझे फलानी जगह जाना है, तो तांगे वाला कहता था अरे जहाँ वो रहते हैं उनके पास जाना है। यानी लोग शख्सियतों से मोहल्ले को जानते थे, तांगे वाले भी। इतना अपनापन था कि मुझे अजबपुर जाना है तो क्या कुशल पाल सिंह जी के घर के आसपास जाना है, तो बता देते थे। और ये इस तरह के देहरादून को हमने जिया। और यहाँ पर चुक्कू मोहल्ला, गुरुड़ा मोहल्ला तो ये थे ही। और यहाँ पर एक जो और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, रामलीलाएँ बड़ी प्रसिद्ध थी और होली गायन बड़ा प्रसिद्ध था। 100 साल की होली गायन मैंने लोगों से बाद में सुना है।
जब ये बालावाला शमशेरगढ़ में एक जुमा लाला हुआ करते थे, उनका ढप बड़ा प्रसिद्ध था और जो जिस तरह से होली गायन होता था वो अद्भुत था। रामलीला में शास्त्रीय संगीत से संबंधित रामलीला हुआ करती थी। नाटकों की बड़ी अच्छी यहाँ पर एक पूरी श्रृंखला चलती थी। साधुराम मोहिंद्रू हुआ करते थे, जिनका साधुराम स्कूल है, वो उस काम को करते थे। इस बीच हमने एक और नया प्रयोग शुरू किया, वहारे बचपन। वहारे बचपन में बड़ों से बचपन के संस्मरण इकट्ठे करें हैं कि आपके बचपन कैसा था। तो उसमें नरेंद्र सिंह नेगी का बचपन भी हमारे पास है, हमने छापा है। हमने उसमें डॉक्टर महेश कुड़ियाल का बचपन भी छापा है। मैं संपादक हूँ उसका। दोनों दीदी जो हैं, रेखा शर्मा, रंजना शर्मा, उसकी सह संपादक हैं, मुख्यतः वही काम कर रही हैं उसमें। और 80 लोग हैं उसमें, जिनमें बहुत बड़े नाम भी हैं। उसमें अनिल जोशी का बचपन है, कमल जोशी का बचपन है, राजीव लोचन शाह का बचपन है। मुझे लगता है कि बचपन के समय को हम व्यक्त करते हुए ओम प्रकाश जमलोकी जी ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा था, उनका भी बचपन है इसमें। उन्होंने कहा कि ये अपने समय का सामाजिक इतिहास हो गया। वो क्रम जारी है। हमने 7 अंक निकाल दिए हैं, अब 8वां अंक है। और उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी, जो 95 साल की होंगी, उनके बचपन का संस्मरण उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ भी है। तो ये एक बहुत ही एक यूनिक काम, एक इनोवेटिव काम हमसे हो गया है जी। मतलब ये सफ़र जो है अभी जो है आयु के साथ साथ जो है और लेखन में जो और अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और स्पीड बढ़ रही है। बिल्कुल। अभी मैं एक और किताब पे काम कर रहा हूँ, तो जहाँ मेरा काम मैंने किया है, क्योंकि थिएटर भी मैंने किया है और साहित्य कविताएं भी की हैं। तो जहाँ मैं जुड़ा हूँ, जैसे कौसानी है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, जहाँ मैं जुड़ा हूँ, वहाँ के कैसे संस्मरण रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं कोई संदेश ऐसा ज़रूर जा सकता है कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। और साहित्य कला संस्कृति ही हमारी पहचान है और साहित्य कला संस्कृति ही हमें आगे ले जा सकती है। वही सब मर्ज़ों की दवा है। मुझे ऐसा साथ हम जुड़े हैं और अभी भी पूरी ताकत के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ। 2013 की आपदा की भी आपने जो है डायरी लिखी है, उसको भी आपने जो है लिपिबद्ध किया है अपने पास। हाँ, वो रोज़ क्या क्या हुआ और उससे पता चलता है कि वो सीधा एक रिपोर्ट है एक तरह से, और वो उसको भी डायरी के रूप में ही समझें। अखबारों की जो हेडिंग्स थे उसके आधार पे जितने दिन भी वो सब रहा, उसका एक डायरी वाइज हमने किया है। उसमें बहुत लोगों के पर्यावरण से संबंधित लेख भी हैं। उसमें शेखर पाठक के लेख हैं, वीरेंद्र पैनुली के लेख हैं, जय सिंह रावत जी के लेख हैं, बहुत सारे लोगों के लेख। तो उसके माध्यम से हम कहना ये चाहते हैं कि विकास की जो अवधारणा है वो किस तरह की हो, ये हमें सोचना होगा। मतलब विकास हो, लेकिन किस कॉस्ट पे। वो वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, गांव उससे कहीं प्रभावित ना हो जाए, व्यक्ति प्रभावित ना हो जाए, इस तरह का विकास हो। विकास ऐसा ना हो कि गांव उजड़ जाए। उत्तराखंड राज्य बना और सबकी जैसी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन अच्छा भी हुआ है। आप लोग चूंकि उत्तराखंड आंदोलन के सारथी हैं, साथी भी हैं। उत्तराखंड आंदोलन के बाद जिस शिद्दत से उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, माँ बहनों की शहादतें हुई थी, लोगों की बेइज्जती हुई थी, और जैसे कि पूरे जन समुदाय बिना किसी कॉल पे स्वतः स्फूर्त उतर आया था, उस शिद्दत से काम होना चाहिए, ऐसी लोगों की सोच थी। मुझे लगता है कि काम तो बहुत हुआ है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत से काम होने हैं, अभी बाकी हैं, और वो शीघ्र होने चाहिए। उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे जनगीत में 5 प की अवधारणा थी,
उस उन मुद्दों पर ही अगर विचार किया जाए, जैसे पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान, इसी पर ही अगर नीति और सही नियत के साथ और तेज़ी से काम हो जाए, तो शायद मेरे ख्याल से और तेज़ी से तो परिवर्तन ये देहरादून जो है और इसी खुशहाली की तरह और उत्तराखंड इसी खुशहाली की तरह रहे। आपकी रचनाएं हमको और पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और आपका हम लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए संदेश। मैं तो ये कह सकता हूँ, नई पीढ़ी के पास इतने ज़्यादा अनुभव हैं, इतना विस्तृत संसार है उसके पास, तो हमारे अनुभव और नई पीढ़ी की जो नई जानकारियाँ हैं, वो मिल के कुछ काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो नई पीढ़ी से हमेशा सीखता रहा हूँ और आज भी मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी मुझे बहुत चीज़ें सिखाए, और मैं एक विद्यार्थी ही हूँ आज भी, और अनुभव से अगर वो मेरे सीखना चाहे तो ज़रूर सीखे, लेकिन साहित्य, कला, संस्कृति को ज़रूर अपनी मुट्ठियों में रखे, पढ़े ज़रूर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति को भी पढ़ना, किताबों को भी पढ़ना। और एक बात उसमें आखिरी में ये भी हो सकती है कि जो नया समाज बन रहा है, जैसे विज्ञान है, विज्ञान हमें बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे रहा है, लेकिन साथ में बम भी बना रहा है। जब वो बम बनाता है और अच्छे काम करता है तो उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर संस्कृति का है, वो भी कला है। यानी विज्ञान भी एक क्रमबद्ध ज्ञान है, वो कला है, जुड़ी है, तो वो बम बनाएगा, तो बम लोगों को मारने का काम आएगा, और संस्कृति, कविता, साहित्य, संस्कृति लोगों को जीने के रास्ते देगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। बहुत आभार आपका, बहुत ही आभार।